हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया है एकदम। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। आज बच्चों हम लोग फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स का एटम्स चैप्टर में न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएसएम में, दैट इज़ पिनाटिया सक्सेस मंत्रा। चलिए तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यूजिंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट द ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन n=1 लेवल। ठीक है, बोर के कॉन्सेप्ट को आप या बोर के मॉडल को यूज करते हुए n=1 लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका आपको टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन देखिए इसका करते हैं हम लोग। देखो, जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो r रेडियस के ऑर्बिट में यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है। तो बेटा इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये होता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले एनर्जी लेवल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है जिसके लिए n=1 है, तो बेटा r जो होगा वो r1 हो जाएगा और v जो है वो v1 हो जाएगा, है ना। तो t क्या होगा बेटा आपके पास? t हो जाएगा आपके पास में 2πr1/v1। ठीक है, यानी कि हमको अगर v1 की वैल्यू पता लग जाए या v1 की वैल्यू पता लग जाए तो हम t निकाल सकते हैं आसानी से। हम t आसानी से निकाल सकते हैं ना बेटा। तो हमको क्या होता है, अब v देखिए क्या होता है, v का फार्मूला क्या होता है? v का जो आपके पास में फार्मूला होता है वो क्या होता है? v होता है वो होता है बेटा z² 2h/0 ये फार्मूला आपके पास में वेलोसिटी का होता है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है तो उसके लिए वेलोसिटी का फार्मूला जो है वो ये फार्मूला आपके पास में हुआ करता है। ठीक है, ये आता कहाँ से है? ये फार्मूला कहाँ से आता है? आपको अगर याद हो तो ये फार्मूला कहाँ से आती है? देखिए, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है nh/2π, ये फार्मूला आपके पास में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे इस फार्मूले में, तो v क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? nh/2πmr, ये आ जाएगा। इस यहाँ पर जो r है, इस r की वैल्यू जब आप रखेंगे इसमें तो आपके पास कैलकुलेट होकर के यही आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू जब आप रखेंगे तो इसमें यहाँ पर जो है वो यही आ जाएगा। ठीक है, r का फार्मूला जो होता है वो इसमें आप रखेंगे तो ये फार्मूला आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सिंस हमारे पास जो है बेटा वो v1 हमको निकालना है, तो v1 क्या हो जाएगा? देखो हाइड्रोजन एटम है तो z जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, z1 होता है और e जो है वो e ही रहेगा 2h/0 n क्या है? nv1 है, यहाँ पे बोल रहा है ना n आपके पास 1 है तो ये 1, तो क्या आ गया आपके पास में? e²/2h/0 ये आ गया आपके पास में, है ना, ये आ गया आपके पास में। अब ये वैल्यु जो है आप लगा दीजिए बस, यहाँ पे ख़त्म कहानी। 2πr1/v1 e²/2h/0। बस अब क्या है, अब सबकी वैल्यू आप लगाइए और सबकी वैल्यू लगाने के बाद में कैलकुलेट कर लीजिए। देखो लंबी थोड़ी कैलकुलेशन है बेटा, 3.14 इंटू r1 0.53। r1 का मतलब क्या है कि रेडियस आपको निकालनी है। देखिए रेडियस का फार्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 n²/z, ये फार्मूला होता है। ये मीटर में आंसर आएगा, मीटर में। इसको हटा देते हैं तो एंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 1 कर दोगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 कर दोगे, z तो 1 होता ही होता है, तो केवल आपके पास इतनी वैल्यू बचेगी। तो वही हम r1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 10⁻⁻10 मीटर, h रख दीजिए 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 और क्या एप्सिलॉन रखिए 8.86 या 5 कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 अपॉन ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
इसको कैलकुलेट करिए। इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। जब इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास में 1.52 × 10⁻10 सेकेंड, ये आंसर आएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये ऐसे आपके पास में क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। आपको फार्मूले याद करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फार्मूले थोड़े से तिकड़म वाले फार्मूले हैं। इसको याद करने के दो तरीके हैं आपके पास। देखिए मैं आपको बताऊं, या तो आप इसका कॉन्सेप्ट याद रखें, इसका डेरिवेशन याद रखें, या फिर एज इट इज़ फार्मूले आप याद कर लीजिए। वैसे मेरे ख्याल से तो आप डेरिवेशन याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये फार्मूला आपके पास में v का होता है। इसमें r की वैल्यू जब लगा देंगे, r का जो फार्मूला आता है कैलकुलेट करके, है ना, कैलकुलेट कैसे करके फार्मूला आता है, थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको। r का फार्मूला जब आप इसमें रख देते हैं तो आपके पास में v का फार्मूला ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास में एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इन ए हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय ए पार्टिकल विच इज़ 200 times heavier but has same charge, how would its radius changes। ठीक है, कह रहा है कि हाइड्रोजन के एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक ऐसे पार्टिकल से रिप्लेस कर दें, इलेक्ट्रॉन को एक ऐसे पार्टिकल से रिप्लेस कर दें जिसका मास जो है वो 200 टाइम्स ज़्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, बट चार्ज जो है वो सेम है, तो बताइए रेडियस पे क्या चेंज होगा। ठीक है, रेडियस पे जो है वो क्या चेंज होगा। चलिए करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियस है ना, उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है या रिवॉल्व कर रहा है और इसकी रेडियस जो है वो r है, तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है। देखिए न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों पे तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो आप सपोज़ करिए कि कोई एक एटम है, एटम के अंदर जो है वो कितने प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं और एक प्रोटॉन पे जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉनों पे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। अगर 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन होते हैं, जेड के बराबर होते हैं, है ना। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये तो होता है। तो कितने प्रोटॉन होते हैं, जेड के बराबर, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई के बराबर, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जेड ई के बराबर, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता ही होता है। तो अब देखिए क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो एक इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वो क्या होता है, 1/4πε0 ये हो गया, और जेड ई यानी कि Q1, ठीक है, ये होता है Q1, ये होता है ना, ये फार्मूला होता है, एक याद होगा आपको पास, 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना, यही तो होता है कूलम्स का लॉ। तो Q1 ये हो गया, Q2 यानी कि E/r, ये डिस्टेंस r², ठीक है। तो ये फार्मूला बेटा क्या बन जाएगा, 1/4πε0 ZE²/r²। ये हो गया आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए क्या होता है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा आपके पास में, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा होता है mv²/r, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलता है। तो क्या हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए mv²/r इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 ZE²/r, हो गया, सॉरी r², इससे ये काट दीजिए। तो क्या बचा आपके पास में, देखिए mv² इक्वल्स टू 1/4πε0 ZE²/r, इतना आ गया, ये आ गया, ठीक। अब देखिए, एक बोर का पॉस्टुलेट होता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π के इक्वल होता है। यहाँ से आप mv की वैल्यू अगर निकालेंगे तो NH/2π r चला जाएगा। इसका ज़रा आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ठीक, स्क्वायर हो गया। तो क्या आ जाएगा, चलो यहाँ से बताता हूँ अब मैं, इसके बाद यहाँ आओ, ठीक, यहाँ आइए। देखिए
तो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इस m को, इसको आप क्या करिए, इसको अलग करके लिखिए और ये ऐसे लिख दीजिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इस m को नीचे डाल दीजिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए आप, ये सपोज करिए इक्वेशन नंबर 2 थी आपके पास में, और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। देखिए ये भी एम बी स्क्वायर के बराबर है, वो भी एम बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए। तो क्या था आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम। काटिए, क्या क्या कट रहा है, आर से आर स्क्वायर कट गया, और कुछ और कुछ नहीं कट रहा है। चलिए 4 से 4 कट गया, पाई से इसका एक स्क्वायर कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना। आर को बेटा इधर ले आओ, तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये तो है ही है। ठीक, और देखो एप्सिलॉन बचा, अच्छा ये एप्सिलॉन आ गया ऊपर, ये एप्सिलॉन ऊपर चला गया। ठीक है, जेड ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये पाई बचा है आपके पास में, ये आर तो हमने इधर ले लिया। ठीक है, आर इधर ले लिया, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, पाई बचा बेटा, एम बचा एम। ठीक है, ये जेड ई स्क्वायर, ये भी, इसको भी भेज दीजिए बस, और कुछ है। ठीक, चलो भाई अब क्या करते हैं, देखो इसको अरेंज करके लिखते हैं। तो देखिए एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, पाई एम ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट हो गया, एच स्क्वायर हो गया, इसके बाद में एन स्क्वायर वाई जेड। ये देखो आपके पास फार्मूला बना। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू आप रख करके कैलकुलेट कर लेते थे, आपको याद अगर आ रहा हो तो ये निकलती थी ये वैल्यू, और एन स्क्वायर वाई जेड। ठीक, एन स्क्वायर वाई जेड, ये आपके पास में एंगस्ट्रॉम में आया करता था ये फार्मूला बन के। ओ, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मैं एक्चुअली आपको डेरिवेशन क्यों बता रहा था, आप सोच रहे होंगे डेरिवेशन क्यों बता रहे हैं सर। ठीक है, डेरिवेशन क्यों बता रहा था, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैक्सिमम बच्चों को ये वाला फार्मूला याद रहता है कि रेडियस का फार्मूला जो है वो हमारे पास 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला होता है। ठीक है, और इसमें कहीं पर m है ही नहीं, इसमें कहीं पर m है नहीं। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर जो है वो 200 टाइम ज़्यादा हो, ज़्यादा 200 टाइम जो है वो किसी का वेट हो, मास हो, हैवियर हो, और बताइए रेडियस में क्या चेंज होगा। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इस वक्त इसमें तो m आ नहीं रहा, कहीं पे भी m नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं कि एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसका ओरिजिनल फार्मूला देखिए, इसका आप ओरिजिनल फार्मूला देखिए। ओरिजिनल फार्मूले में क्या है बेटा, m यहाँ पर है कि नहीं है, आप देखिए गौर से देखिए इसको। ओरिजिनल फार्मूले में आपके पास m है या नहीं है, ये बताइए। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि रेडियस जो है बेटा वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जब आप इसको 200 टाइम्स बढ़ा दोगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेडियस जाहिर सी बात है कि 200 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। 200 टाइम्स रेडियस जो है बेटा वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, 200 टाइम्स रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीजेस 200 टाइम डिक्रीज कर जाएगी रेडियस। ठीक है, तो ये कितना प्यारा क्वेश्चन था, बट इसके लिए आपको बेटा क्या चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये रेडियस का जो ओरिजिनल फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, लेकिन सारे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ लेवल n = 3 to 2, then calculate the frequency of emitted electrons या emitted radiation
ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो टिपिकल हो। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा आसान है, मेरा काम है सारा। देखिए आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, R 1/n1 - 1/n2। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा है आपने। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं आप, यहाँ से वेवलेंथ आप निकालते हैं। ठीक है, वेवलेंथ आप निकालते हैं। अब आप देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा h न्यू, है ना, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है C/λ। ठीक, C/λ। तो न्यू यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि न्यू की जगह पे हम C/λ, न्यू की जगह पे हम C/λ रख सकते हैं। ठीक है, न्यू की जगह पे C/λ, या लैम्डा इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, C/न्यू कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। तो लैम्डा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, C/λ इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं बेटा, C/न्यू कर सकते हो। न्यू ये ऊपर चला जाएगा तो न्यू ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1/n1। n1 की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, यानी कि 2 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है। बस कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, न्यू/c। ठीक है, R1/4 1/9। ठीक है, कैलकुलेट करिए, R36 ऊपर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5R/36। न्यू निकालना है आपको, सी भी उधर चला जाएगा। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा 5CR/36, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास में आसान क्वेश्चन था, इसलिए इसमें ज़्यादा क्या समझाना है आपको। चलिए इसको नोट करिए। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ R इक्वल टू 10⁻7 पर मीटर। ये आपको जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसको आपको फाइंड करना है। देखिए इसमें खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्यों कराया है क्वेश्चन। वैसे तो आपको बहुत सिंपल लग रहा है, आपने स्पेक्ट्रम में जो है 3 4 5 सीरीज़ें जो भी पढ़ी हैं, 6 सीरीज़ होती हैं वैसे तो, लेकिन आपको 5 पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो जो आपने 5 सीरीज़ पढ़ी हैं कि हाँ, लाइमन, बामर, पास्टन वगैरह वगैरह जो भी आपने पढ़ी हैं, उसमें से किसी का भी नाम इसने नहीं दिया है। वैसे तो एक्चुअली क्वेश्चन आपको ये आता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज़, या जो भी है आपको इस टाइप से नाम लेकर के बोलता है कि इस सीरीज़ की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए, इस सीरीज़ की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पर खासियत ये है कि इसमें किसी भी सीरीज़ का नाम नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे भाई। देखिए फार्मूला क्या होता है आपके पास में, क्या करेंगे, इसमें किसी का बेटा नाम नहीं दिया आपको। ठीक है, फार्मूला होता है आपके पास में, देखिए R है ना, n1² - n2²। ठीक, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या है, देखिए ये यहाँ पर जो है ये, ठीक है, चूंकि ये लैम्डा है, 1/λ है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा डिफरेंस, उतनी ही कम वेवलेंथ होगी, और ये डिफरेंस जितना ही कम होगा उतनी वेवलेंथ जो है वो ये ज़्यादा होगी, उतनी लंबी वेवलेंथ होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, है ना। अगर आपको याद हो तो जब इलेक्ट्रॉन पास से जितना गिरता है उतना ही वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है, और जितना दूर से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है एनर्जी लेवल में, ज़्यादा ऊंचे एनर्जी लेवल से नीचे एनर्जी लेवल में जब जंप करता है तो उतनी ही जो है वो कम वेवलेंथ आपको मिलती है। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो क्या होता है कि अगर आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आप पढ़ते हैं तो हम क्या निकालते हैं, हम इस n की वैल्यू को हायर रखते हैं, है ना, और n1 की वैल्यू तो फिक्स ही होती है। बट यहाँ पे किसी के बारे में बता नहीं रहा है। जब किसी के बारे में नहीं बता रहा है तो हमको सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी मिल सकती है। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसकी मिल सकती है, मैंने आपको बताया ना, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी मिल सकती है भाई, ये वाला सबसे ज़्यादा हो, और ये वाला, इसमें डिफरेंस जो है वो किसका ज़्यादा हो सकता है, ये वाला n2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, n1 की वैल्यू सबसे कम हो, है ना, यही तो हो सकता है ना। वैसे तो वो नाम लेके बोलता है लाइमन की निकालिए, बामर की निकालिए, पास्टन की निकालिए, ब्रैकेट की निकालिए, फुंड की निकालिए, ठीक है, ऐसे बोलता है आपको। और ये भी आपको याद होगा कि बहुत दूर से जब आप वैसे सीरीज़ लिमिट के लिए आप क्या पढ़ते हैं, n2 इक्वल टू, या शॉर्टेस्ट के लिए n2 इक्वल टू पढ़ते हैं आप
कि आपके पास में इनफाइनाइट होना चाहिए। और N1 सीरीज़ के हिसाब से जैसी भी सीरीज़ आपको दी हुई हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीरीज़ का नाम ही नहीं दे रहा है। तो सबसे कम किसके लिए हो सकती है? सबसे कम जो है वो हमारे पास N1 की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? सबसे कम 1 ही तो हो सकती है, और ये लाइमन सीरीज़ के लिए होती है, आप जानते ही हैं। तो बस यही वैल्यू रख दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1/∞, ये तो 0 ही हो गया। देखिए ये 0 और ये 1 कुल मिला के कितना आ गया? r। 1/λ = r, तो लैम्डा = 1/r 1/10⁻⁷ है ना। ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 10⁻⁻⁷, ये मीटर में है। और आप जानते ही हैं 10⁻⁻10 मीटर = होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ये होता है कि नहीं होता है ना। 10⁻10 मीटर = होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये मीटर में आपको दिया हुआ है, मीटर में आपको दिया हुआ है ना। तो मीटर में दिया हुआ है, तो ये देखिए आपको क्या करना पड़ेगा? +10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप 1 मीटर = कितना हो जाएगा? 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम, या फिर 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा ना। तो एंगस्ट्रॉम में करने के लिए हमको मीटर में क्या करना पड़ेगा? 10⁻+10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास 10⁻³ एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, या फिर 1000 एंगस्ट्रॉम आप इसको लिख सकते हैं बेटा, ये आंसर आएगा, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास एक अब अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n = 4 to n = 2, देन इमिटेड लाइन स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोल रहा है कि जब n = 4 से n = 2 में ट्रांजिशन करता है, तो बताइए कि स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में ये पड़ता है या किस पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, आपके पास देखिए ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। आपके पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपके पास में होता है 1/λ = r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपके पास में देखिए n1 होता है 1, तो आपके पास में लाइमन सीरीज़ होती कि नहीं होती है? ये पता ही होगा। और जब n1 होता है 2, तो आपके पास में बामर सीरीज़ होती है। अच्छा लाइमन, अच्छा n = 3 होता है तो होता है पास्चन, है ना। फिर n1, फिर 4 होती है तो ब्रैकेट, और 5 होती है तो फोल्ड, है ना। ये सीरीज़ होती है आपके पास, आपको पता ही है। अब देखिए लाइमन के लिए जो n2 होता है वो होता है 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हो सकता है। यहाँ पर जो बामर के लिए होगा वो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। यहाँ पर जो वैसे ही होगा n2 जो होगा वो 4, 5, ये तो ये सब आपको पता होगा। अब देखिए मेन वैल्यू हमको देखने क्या है? n1 कितना है? 2। n1 है हमारे पास 2, यानी कि ऊपर से 2 में आ रहा है, तो 2 के लिए कौन सी सीरीज़ होती है? बामर सीरीज़ होती है ना। तो ये बामर सीरीज़ होगी, ये तो बात पक्की है। अब लेकिन बामर सीरीज़ की कौन सी लाइन होगी? देखिए अगर बामर में तीसरे से अगर दूसरे में आता तो पहली लाइन, और तीसरे से अगर दूसरे में आ रहा है तो पहली लाइन मिलेगी आपको, और चौथे से अगर दूसरे में आ रहा है तो आपको दूसरी लाइन मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड लाइन होगी, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज़, है ना बेटा। नहीं समझ में आया तो फिर से बता दूँ, बताइए। देखिए मैंने आपको बताया कि n1 कितना है? 2। यहाँ पर कितना n1? 2 है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये बामर सीरीज़ है, पक्की बात हो गई, बामर सीरीज़ की पक्की बात हो गई। अब देखिए आप जब बामर सीरीज़ की बात हो गई तो बामर सीरीज़ में n2 की वैल्यू होती है 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, ठीक। तो 3 मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी? 3, यानी कि पहली जब तीसरे से दूसरे में ट्रांजिशन करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो पहली लाइन आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? जब 3 से 2 में आएगा। और सेकंड लाइन कब मिलेगी? जब 4 से 2 में आएगा। आना तो 2 में ही है, ठीक है, लेकिन 3 से जब आएगा तो पहली लाइन मिलेगी। 4 से जब 2 में गिरेगा दूसरी लाइन मिलेगी। 5 से गिरेगा तो तीसरी लाइन मिलेगी, किसकी? बामर सीरीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? n4 वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी लाइन मिलेगी, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज़। तो ये आसान क्वेश्चन था। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत सारे आते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन बच्चे जो है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको छोटे भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी तो ये इजी क्वेश्चन चल रहे हैं,
फिर बाद में टफ भी आएंगे, इसीलिए तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे, फिर आपको अच्छे से डिटेल में समझाता रहूँगा। जब समझाने वाला क्वेश्चन होगा, इसमें तो कुछ है नहीं, तो आपको आता ही होगा। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज, रेडियस आपको गिवन है, ठीक है, आपको रेडियस गिवन है और पूछ रहा है कंप्यूट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। आपको रेडियस दिया हुआ है बेटा, कितना दिया है, 4.7 × 10⁻⁻11 मीटर। आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी है। कैसे निकालोगे भाई, क्या आइडिया है, कुछ तरीका है? देखो भाई, ये एक न्यूक्लियस होता है, इस पे होता है Ze चार्ज, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है r रेडियस में अगर रिवॉल्व करता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ये आप जानते ही हैं, Q1 और Q2, तो E² हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। ये होता है, ये हो गया। इस फोर्स के लिए है ना, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक चाहिए घूमने के लिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बेटा, mv²/r। ये होता है कि नहीं होता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिलेगा, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलेगा, ठीक है। तो इस r से ये r कैंसिल, ये डेरिवेशन आपने खूब पढ़ा होगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी मैं बता भी चुका हूँ आपको और आपको आता भी होगा। Ze²/r इतना हो गया, ठीक है। ये mv आ गया। अब देखिए mv² की वैल्यू इतनी आ गई। काइनेटिक एनर्जी तो बेटा होती है, वो होती है ½ mv², ये होता है। तो इसमें अगर हम हाफ लगा लें, और mv² की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 1/4πε0, ठीक है, Ze²/r, ये हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/8ε0ε0 Ze²/r, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसी फार्मूले को Z इस बुक्स में आपको ऐसा दिखता होगा, ये ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता होगा बुक्स में। ये भी बेटा काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला है, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दीजिए। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास में, Ze²/8πε0r। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं ऐसे ही आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 1/4πε0 और Ze²/r, ठीक है, ये हो गया। 1/2 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 ही रहेगी। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होती है, ऐसे रख दीजिए। Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, इसका स्क्वायर कर दीजिए। R की वैल्यू आपको गिवन है 4.7 × 10⁻11। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे 2.45 × 10⁻18 जूल, इतना आंसर आएगा बेटा, ठीक है। इतना जूल आपके पास में आंसर आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोले तो आप इसको 2.45 × 10⁻18 को आप 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी। तो ये आपके पास आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद करिए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इनिशियली इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है इनिशियली। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विच कैन बी इमिटेड व्हेन इट फाइनली मूव्स टू द ग्राउंड स्टेट। देखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन और जा रहा है कहाँ, ग्राउंड में, ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ लाइंस ये पूछ रहा है कितनी इमिट होंगी, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो ग्राउंड का मतलब होता है बेटा n = 1, ठीक है, और n = 2 में ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो n = 3 हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना, और n = 4 कितना हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है, हमको दे रखा है n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n की वैल्यू 4,
और फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ लाइंस का, ये मैं आपको पिछले डी ब्रॉगली वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था। जो डी ब्रॉगली वाला मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ दी है, उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक वीडियो होगा। उस वीडियो के अंदर मैंने नंबर ऑफ लाइंस के लिए पूरा एक डिस्क्रिप्टिव आपको जो है एक क्वेश्चन में करा रहा था। उसी क्वेश्चन में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है कि जब n1 से n2 में जाए तब कैसे क्या फार्मूला आपको यूज़ करना है, और जब आपको जो है वो ग्राउंड स्टेट में जाए तब क्या फार्मूला यूज़ करना है, ये मैंने आपको उसमें बताया था। जा करके देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हुआ करता है n(-1)/2, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 4 -1.2 4 3 6 आ जाएंगी आपके पास लाइन, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बट यहाँ पे ध्यान देना था कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक और हुआ आपके पास में, और देखते हैं। बोल रहा है गिव द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट्स करस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। आपके पास में क्या करना है, आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। कहाँ, एक तो ये निकालना है थर्ड एक्साइटेड में, एक्साइटेड स्टेट में, और ये ग्राउंड स्टेट में। ये रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, R = होता है 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हाइड्रोजन का आइटम है, Z सेम होगा, डिपेंड किस पे करेगा, n पे, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है। थर्ड एक्साइटेड के लिए बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड के लिए मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड का मतलब क्या होता है, n = 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, ठीक है। n = 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड, n = 3 सेकंड एक्साइटेड, है ना। और कितना बोल रहा है, सेकंड एक्साइटेड ही बोल रहा है, हाँ ठीक है। थर्ड एक्साइटेड, तो इनका मतलब क्या है, n = 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, और ग्राउंड का मतलब क्या है, n = 1, है ना, तो 1 ले लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये तो करना था आपको, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3/1 9/1 9:1 रेशियो आ जाएगा। ये आंसर होगा आपके पास, खत्म। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए भाई। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द ऑर्बिट n = 2 to n = 4 देन कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। n1 बेटा आपको दिया है 2 और n2 दिया है आपको 4, ठीक है। तो कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो कितनी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जितनी एब्जॉर्ब करता है उतनी इमिट करता है जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो फार्मूला वही लगेगा आपके पास में जो फार्मूला हुआ करता है, ठीक है। दूसरा कोई फार्मूला नहीं लगता, यही फार्मूला एक होता है। तो देखिए बेटा n1 कितना है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए -4 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/4 16 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, है ना। तो कितना बचेगा 3, तो 3r/16 1/λ है, ये याद रखिएगा। λ = कितना हो जाएगा 16/3r, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सॉरी नीचे की तरफ है r, ये ऐसे, ठीक है। चाहे तो r की वैल्यू रख कर कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आंसर। मतलब r की वैल्यू मीटर में रखेंगे तो आपके पास मीटर में आएगा, r की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएगा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन इट्स बोर ऑर्बिट हैविंग रेडियस ऑफ दिस वन, ये होती ही है, ठीक है। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट में इतनी होती ही है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास 0.5, ये 3, यही होती है एक्चुअल वैल्यू। वैसे हम लोग इसको राउंड फिगर में ऐसे लिख देते हैं, है ना। और n²/z इतना एंगस्ट्रॉम हमारे पास होता है। n की वैल्यू 1 रख देंगे, z होता ही है 1 हाइड्रोजन के लिए, तो इतनी वैल्यू हो जाती है, ग्राउंड स्टेट की होती है। अब बोल रहा है थर्ड ऑर्बिट, इसका मतलब क्या दिया है आपको, n की वैल्यू 3 दी हुई है यहाँ पर। अब ये मत लिख दीजिएगा कि आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं है ये थर्ड ऑर्बिट की ही बात कर रहा है। 3 का स्क्वायर करिए और z की वैल्यू 1 लगा दीजिए, 0.593 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना भी आंसर आएगा। 29 27 के साथ ऐसे लगा 2 9 5 45 2 47 लो लिखे दे रहा हूँ, इतना एंगस्ट्रॉम आ गया, हटाओ।
ये आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया, नोट करिए। तो देखिए बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब है n=2 दिया है आपको, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है NH/2π, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको आप जैसे भी लिख सकते हैं, NH/2π। सेकेंड n की वैल्यू 2 लग दीजिए, NH/2π, 2 से 2 कट जाएगा, H/π, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन हुआ।